एज अ जर्नलिस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच या पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करने के, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या यूएस अपनी हेज मनी कम करने में कामयाब हुआ है? उसने अचीव किया है, अब वो डिक्लाइन की तरफ। लिबरल हेजेमनी के अंदर फ्यूल नहीं है कि वो अपने आप को मजीद आगे लेके जाए। लेकिन हमें लगता तो यही है ना कि चाइना के साथ एलाइज तो बेचारे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक से क्या मुराद है? इज दैट नॉट अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट फैक्ट कि जियो और जीनो देने वाला फलसफा यहीं पे खत्म हो जाता है कि आप कहते हैं कि आज़ादियाँ हैं, स्टेट सोवरेनिटी होती है। रियलिज्म का बेसिक आइडिया कि जो प्राइमरी एक्टर है इन इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो स्टेट है। लिबरलिज्म में तो उसके अंदर वन ऑफ द फीचर्स जो है वो तो इंडिविजुअलिज्म है, लेकिन लिबरलिज्म बजाते खुद एक कलेक्टिविस्ट आइडिया है। तो व्हाट वाज द मोस्ट या व्हाट इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल टूल? आई वुड लाइक, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि वो देखें। हमने आपको बाजू पकड़ लेना है क्योंकि आप एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। मार्टिन क्यों सपोर्ट करेगा फॉर एग्जांपल ट्रंप की और XYZ किसी भी सदर की उसकी कैंपेन की? वो क्यों पैसा लगा रहा है? इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जंग जीतना मकसद नहीं है, उसको प्रोलॉन्ग करना मकसद है कि वॉर्स। जब जंग प्रॉफिट हो, व्हेन वॉर इज द प्रॉफिट, देन पीस बिकम्स द लॉस। बट प्रॉफिट फॉर होम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्क्वायर पॉडकास्ट में खुशामदीद। इंपीरियल लिबरलिज्म एक ऐसा निज़ाम कि जिसको दुनिया भर में ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तस्वीर का एक दूसरा रुख दिखा सकें। वो किस्से, वो दास्तानें, वो सिसकियां और वो दर्द भरी आहें जो इस निज़ाम का खासा हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद राजा साहब और आकिब रमज़ान साहब। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद साहब अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आकिब भाई अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आकिब भाई आपसे है कि आपने जो लिबरल इंपीरियलिज्म या लिबरल साम्राज्य के ऊपर डॉक्यूमेंट्री या कंटेंट प्रोड्यूस करने का इरादा किया है, कि किस तरह से इरादा बना आपका? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अंस भाई, आपने मुझे यहाँ पर दावत दी। और डेफिनेटली हमारी सीरीज़ चल रही है लिबरल साम्राज्य, जिसमें हम बेसिकली वो सारे इवेंट्स, दरअसल अंस भाई मैं आइसोलेशन में कवर कर रहे थे हम ऑलरेडी, जैसे कि कज़ाफ़ी के साथ जो हुआ, लीबिया के साथ जो हुआ, या फिर वियतनाम वॉर है। ये हम आइसोलेशन में इवेंट्स को देख रहे थे कि किस तरीके से दुनिया में जो ताकतवर ममालिक हैं या कंट्रीज़ हैं, रियासतें हैं, वो किस तरीके से अपने स्टेट इंटरेस्ट परसू कर रही हैं। फिर थैंक्स टू कैसर साहब, कैसर भाई के साथ मुलाकात हुई मेरी, और इन्होंने एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया उस मुलाकात में मुझे, कि तारीफ़ की डेफिनेटली इन्होंने। जो हमारी वीडियो थी कज़ाफ़ी वाली रिसेंटली रिलीज़ हुई थी उस मुलाकात से पहले, तो फिर इन्होंने एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया कि किस तरीके से ये जो इवेंट्स हैं, वियतनाम वॉर है, कज़ाफ़ी है, या इराक़ का सद्दाम है, इन सारे जो आइसोलेशन में इवेंट्स आप कवर कर रहे हैं, इसको एक बिगर पिक्चर में, एक बिगर फ्रेम में रख के देखें कि दरअसल असल में जो पीछे सोच कार फरमा है वो क्या है। एक तसल्लुत कायम किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, या आप ये कह लें कि एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, और उसको किस तरह, आप ये कह लें कि किस नकाब में पेश किया जा रहा है। फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, या फिर ह्यूमन राइट्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर प्रमोट करने वाले लोग वाकई प्रमोट कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स कहाँ पर हैं। दैट वॉज न्यू फॉर मी, एट लीस्ट बीइंग अ मीडिया पर्सन। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा वो सारा कैरियर मीडिया का जो था, उसमें हम इसी चीज़ को, हम इसके लिए हम फ़ाइट करते रहे हैं अंस भाई, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, राइट होना चाहिए मीडिया को, वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सके, पब्लिक इंटरेस्ट में बात कर सके। इवन मी बीइंग अ मीडिया पर्सन, एंकर पर्सन, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर, आई हैव फेल्ट दैट कि हम अगर स्टार्ट करते भी हैं एज अ जर्नलिस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच या पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करने के, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, गेट कीपर्स बैठे हुए हैं, वो जो उन चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं जो पब्लिक तक पहुंचनी है। सो मेरा वो एक्सपीरियंस हो चुका था। आई मूव फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया टू द सोशल मीडिया फॉर दैट कि मैं वो बात कर सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो कैसर साहब ने वो जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया, फिर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, तो फिर वो एक हैरतों के, आप ये कह लें कि नए जहान थे जो खुलते गए कि ये कैसे शुरू कैसे हुआ। इवन आपके ऑडियंस को भी मैं कहूँगा कि हमारी ये वाली सीरीज़ आप ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये एक अंस भाई, ये एक इम्पीरियल स्टेट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ये अकेला नहीं, इससे पहले भी थी, इसके बाद भी होंगी, और ये स्टार्ट यहाँ से भी नहीं होता। इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका ये चीज़ शुरू होती है। हमारी एक इसके ऊपर पहले से वीडियो मौजूद है, फ्री मैसन्स वाई द बेसिकली किल्ड द जूस बाय द
हिटलर, उसमें हमने बताया कि असल में ये जो सोच शुरू होती है डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की, कहाँ से होती है और उसके पीछे भी पर्पस थे। तो जब इस पिक्चर में मैंने चीज़ों को रख कर देखना शुरू किया बिगर फ्रेम में कि किस तरीके से अमेरिकन हेजमनी बनती जा रही है, तो फिर मेरा ये इरादा और पुख्ता हो गया कि आइसोलेशन में चीज़ों को कवर करने से मेरा एक पर्पस तो फिल हो सकता है कि शायद लोगों को वो वीडियो पसंद आ जाए, लोगों की व्यूअरशिप में हासिल कर लूँ, लेकिन वो जो एक मकसद हो सकता है आपका कि अवेयर करना कि असल में हकीकत क्या है जो छुपाई गई है, जो बेनकाब करने की ज़रूरत है, वो उसी वक्त पूरा हो सकता था जब इसको हम बड़े फ्रेम में देखते। तो इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, फिर पता चला कि बेसिकली ये शुरू कहाँ से होता है। इवन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पहला ऑपरेशन कौन सा था जो अमेरिका ने किसी फॉरेन सॉइल पे, यानी कि किसी फॉरेन लैंड पे किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उस सीरीज़ में। आई वुड सजेस्ट कि आप देखें और स्टार्ट करें, पहली जो इसकी एपिसोड है ब्रैडन वुड से, वहाँ से शुरू करें और आप देखते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि कैसे लिबरलिज़म के नाम पर या डेमोक्रेसी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर उन्हीं लोगों के जो राइट्स थे वो सल्ब कर लिए गए जिनके राइट्स के लिए वहाँ पर वो फोर्सेस गई थी। अच्छा, मेरा इस सिलसिले में एक ये क्वेश्चन है कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हमें नजर आते हैं, अगर हम 1 या 2 डिकेड्स का स्टडी करते हैं, तो उनके दरमियान हमें यूजली कोई रब्त नज़र नहीं आता कि दुनिया के एक हिस्से में कोई और चीज़ हो रही है, दूसरे में कोई और चीज़ हो रही है। लेकिन जब हम रिसर्चर से आपसे बात करते हैं, कैसे साहब से बात करते हैं, तो हमें उनके दरमियान डीप इनसाइड हमें उनमें रब्त नज़र आना शुरू हो जाता है कि किस तरह से कहीं पे किसी का तख्त उल्टा गया है, किसी को तख्त दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी स्ट्रगल के बाद अगर हम यूएस को देख रहे हैं, तो क्या यूएस अपनी हेजमनी काम करने में कामयाब हुआ है या स्टिल अभी एक उस फेज के अंदर ही है कि अभी उसने उसको अचीव करना है? मेरे ख्याल में अगर आप मेरा पर्सनल एनालिसिस लेते हैं, उसने अचीव किया है, अब वो डिक्लाइन की तरफ है। दे हैव अचीव्ड व्हाट दे कुड हैव, अब वो डिक्लाइन शुरू हो चुका है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट अमेरिका का देखते हैं तो वो आइसोलेशनलिस्ट पॉलिसीज़ पे थे कि किसी दूसरे कंट्रीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। इवन वर्ल्ड वार वन में भी जाके आप देखें लेट इंटरवेंशन हुई है अमेरिका की। इवन वर्ल्ड वार 2 में भी देखें बिल्कुल बहुत लेट इंटरवेंशन की है। दे केप्ट द आइसोलेटेड देमसेल्फ। और इवन नाउ अब ट्रम्प के दौर में आप ये कह लें कि वो दोबारा अपने उसी आगाज़ पर चले गए हैं, अपने इख्तिताम के करीब पहुंचकर। अब ये आइसोलेशनलिस्ट पॉलिसीज़ जो आपको ट्रम्प के मुंह से सुनने को मिलती है कि नो इंटरफेरेंस, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि अब ये अपने डिक्लाइन की तरफ है। आप देखें वो जो लिबरल, अब अमेरिका, कैन यू से अमेरिका इज़ अ लिबरल स्टेट राइट नाउ? आप वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है? आपने देखा किस तरीके से लोगों को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। इवन जिनके पास पेपर्स हैं उनको भी, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कुछ बात कर दी है मिडल ईस्टर्न जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। इवन आप बाकी वेस्ट यूरोप में चले जाओ, वेस्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जर्मन में देख लें आप, यू कांट टेक द फ्लैग ऑफ द पैलेस्टाइन। ये लिबरलिज़म के नाम के ऊपर जो सब किया गया था वो उन्होंने अचीव कर लिया जो उनके पर्पस थे। नाउ दे आर ऑन द डिक्लाइन। तो अमेरिकन हेजमनी डेफिनेटली आपने देखा कि जब उन्होंने फैसला किया कि हम इराक के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, किसी ने नहीं पूछा कहाँ पर है, किसी ने प्रूफ नहीं मांगा, सब खामोशी से बैठे रहे, जो उनके अलाए थे उनके साथ गए, उन्होंने जो दिल में आया किया, किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। फिर अफ़गानिस्तान में आए, यहाँ पर उन्होंने जो तहबाला करना था वो किया, किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। बट देन द टाइम केम, इवन द पाकिस्तान ने कह दिया उन्हें कि भाई अफ़गानिस्तान में जो होना था बहुत हो गया, अब यहाँ से आप निकलें। रशिया स्टूड अप, दे सेड कि भाई इस रीजन में आप और ख़राबी ना करें। जब ये आवाज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं? ये ज़ाहिर करती हैं कि अब जो मुखालिफ आवाज़ है वो उभरना शुरू हो चुकी है। अब डेफिनेटली इट विल गेट लाउडर। सो आई बिलीव कि ये अपने अब डिक्लाइन की तरफ है। कैसा भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को विजुअलाइज करते हैं या अगर हम इनकी हिस्ट्री भी जाके पढ़ते हैं, अब जिस तरह आकिब भाई भी कह रहे थे कि अभी डिक्लाइन का शिकार हो रही है, अब यहाँ सवाल 2 पैदा होते हैं। आइदर उनके मुखालिफ कंपेटिटर कोई ऐसा आ गया हुआ है कि जिसकी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि वो हेजमनी क्रिएट कर रहे हैं, या जिस असूल के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर ये चीज़ें बेस कर रही थी, पॉलिसीज़ बन रही थी, दुनिया को कोप करने की कोशिशें हो रही थी, उसमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है? देखिए, जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स होता है, तहज़ीबें गालिब आती हैं, मगलूब होती हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। जो एवरेज एज है किसी तहज़ीब के उसके प्राइम की, उसके गालिब होने की, वो 336 बरस है। वेस्ट की तहज़ीब 336 बरस करीब करीब वहाँ पे आ रही है।
करेंसीज़ हमने देखी हैं कि डोमिनेट करती हैं, जैसे इस्लामी तारीख़ में हमने देखा कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी इस्लामिक सिक्के इस्तेमाल करते थे। उससे पहले हमने रोमन ज़माना देखा कि इवन वो इलाके जो रोमन तसल्लुत में नहीं थे वो भी उसको, मतलब उसकी एक वैल्यू थी, वर्थ थी उसकी। तो उसका भी एक एवरेज टाइम होता है, वो तकरीबन 96 साल है। अब जो डॉलर की प्राइम है वो 96 साल से ऊपर हो चुका है। अब तो खैर उसकी डॉलर को कैसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, तेल के साथ लिंक किया गया, बड़ी तफसील से आपने उस पर बात की। तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स है कि इसने अब ख़त्म होना है। और सच्ची बात यह है कि अमेरिकन हेजेमनी की अगर हम बात करें, लिबरल हेजेमनी की बात करें, तो हेजेमनी इनकी मजमूई तौर पे 336 बरस भी नहीं है। ये जो प्योर फॉर्म में लिबरल हेजेमनी है ये तो कोई 25-30 साल की बात है। 1991 के बाद ये स्टार्ट होती है, क्योंकि उससे पहले सोवियत एक पावर था, तो हेजेमनी में दो तो नहीं हो सकते। हेजेमनी में तो आपको एक ही चाहिए, सिंगल डिक्टेटर चाहिए, तो उससे पहले तो दो थे। तो 1991 से इनकी प्योर फॉर्म में इनकी हेजेमनी स्टार्ट होती है, जो कि अब आके ख़त्म होना शुरू हुई है। और ये ख़त्म होना भी 2006 से स्टार्ट हो गई थी। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आज दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसीज़, असल में अगर आप कुरायर्स पे देखें कि कितने इलाकों में डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी, तो 2006 की निस्बत आज कम है। आबादी देखें जो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर लोग रह रहे थे, आज वो आबादी कम है 2006 की निस्बत। तो डिक्लाइन तो इनेविटेबल है। अब उसकी क्या वजह है? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट को लंबा अरसा बग़ैर किसी वेरिएशन के आप बेच नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी अपनी पॉलिसीज़ में इनकन्सिस्टेंसी है कि आपने रिज़ल्ट को अचीव किया है, आपने मीन्स चेंज कर दिए। यानी एक तरफ आपने नारा लगाया डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ आपने उन डिक्टेटर्स को दुनिया में सपोर्ट किया जो एंटी डेमोक्रेटिक थे। डॉक्टर मुसद्दक की गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक थी ना, लेकिन इनका व्यू ये था कि वन विंडो ऑपरेशन आसान है, आप एक डिक्टेटर को अपने हाथ में ले ले, सारा मुल्क आपके पास चला गया। डेमोक्रेसी में आपको पूरी पार्लियामेंट से बात करनी पड़ती है, जिस मर्जी फॉर्म में वो हो। तो इस तरह की इनकन्सिस्टेंसीज इतनी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद पर्टिकुलरली 1970 के बाद जो ये पैसे का जो मसला बनना शुरू हुआ, जब से फिएट मनी आया, उसकी एक बड़ी टाइट लिमिटेशन है। आप नहीं, यू कांट कीप ऑन विद प्रिंटिंग मनी, वो एक विशियस सर्कल है। आपको पैसे, यानी कि जो मुश्किलात हैं, आपने अपने ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें देनी हैं, आप एक वेलफेयर स्टेट है, आपने लोगों को पैसे देने हैं, कहाँ से लेके आएंगे? नहीं है, चले प्रिंट कर लें। प्रिंट करेंगे महंगाई होगी, क्योंकि चीज़ें महंगी नहीं होती हैं, पैसा सस्ता हो जाता है। जितना प्रिंट करेंगे, जो चीज़ मार्केट में, मार्केट का असूल है ना, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगी वो डी वैल्यू होगी। मौसमी फ्रूट हमेशा सस्ता होता है इसलिए कि मैस लेवल पे आ रहा होता है, इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है। तो एक विशेष सर्कल है, मसाइल को हल करना है, क्या करें? पैसे प्रिंट करें। पैसे प्रिंट करने से वही मसाइल दोबारा पैदा हो रहे हैं। पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, उसके अंदर अब गैस नहीं है, लिबरल हेजेमनी के अंदर फ्यूल नहीं है कि वो अपने आप को मज़ीद आगे लेके जाए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उस पर हम मज़ीद बात कर सकते हैं। द क्लैश वाज एब्सोल्यूटली इनेविटेबल, सॉरी क्रैश आई शुड से। लेकिन अगर हम देखें तो फिर अगर इस लिबरलिज्म ने नहीं अगर वो अचीव कर पाना, तो इसका जो एंटीडोट भी है हमारे पास, वो भी दूसरा लिबरलिज्म की सूरत में आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा देखें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अपनी हेजमनी कायम करने की कोशिश की है। ब्रिक्स वगैरह भी हमारे सामने आई है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव है ना, वो इस रिकॉग्निशन की लिबरल हेजमनी ख़त्म हो रही है। लेकिन अब मेरा ये ख्याल था कि दुनिया हेजमनी पे चलती रही है। एंड आई वाज स्टैंड करेक्टेड, मेरी तस्दीक की थी डॉक्टर पैट्रिक डनीन ने, जो मेरी उनके साथ पॉडकास्ट हुई, कि उन्होंने कहा कि तारीख़ इंसानी में हेजमनी नहीं रही है। तहज़ीब गालिब का किसी इलाके में रहना एक और चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि रोमन हेजमनी थी, इस्लामिक हेजमनी थी, ग्रीक हेजमनी थी, श्योर। लेकिन ग्रीक हेजमनी, आप सिकंदर आज़म की बात करें, अगरचे वो मैसिडोनियन थी लेकिन चले ग्रीक से वो ज़्यादा मशहूर हो गई, तो वो हेजेमनी कहाँ पे थी? ईरान पे ही थी ना। और बरसगीर के कुछ इलाके। ये और बात है कि आज तकरीबन 27-28 मुल्क बनते हैं आज के उसमें, लेकिन उसमें अफ्रीका नहीं था, उसमें नॉर्थ अमेरिका नहीं था, उसमें साउथ अमेरिका नहीं था, उसमें चाइना, फार ईस्ट ये नहीं थे। तो बड़ी ताकत थी, लेकिन उसकी एक रीजनल बाउंड्री थी। रोमन्स की भी ऐसे ही, रोम से लेकर हेड्रियंस वॉल तक, मैनचेस्टर तक तो थी, लेकिन उसमें अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका ही था, सेंट्रल अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अमेरिका तो कभी मिला ही नहीं था उस वक्त। उस वक्त तो शायद नॉर्थ अमेरिका भी ना मिला हो। इसी तो जो पैट्रिक डीन का था कि जो फितरत है ना, सियासत की फितरत, वो अपने आप को रीसेट कर रही है। ये अननेचुरल है कि दुनिया में एक ताकत हो। तो अब जो होगा वो ये होगा कि रीजनल हेजेमनी होगी। अमेरिका
ग्रीनलैंड तक महदूद होगा, यूरोप के अपने इलाकों में हेजेमनी होगी, एशिया मैंने उनसे पूछा भी था ना, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि इस पे कैसे इसको आगे देखा जा सकता है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो देखेंगे, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, कि एशिया वो इलाका है जहाँ पे कई हेजेमनीज हैं। एक तरफ रशिया इतने, अगरचे टेक्निकली स्पीकिंग वो सेंट्रल यूरोप है, लेकिन बिल्कुल एशिया के बॉर्डर पे है, साथ चाइना है, इंडिया समवट नोटेबल पावर बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। बाकी दुनिया अपने पुराने उस कोर्स पे जाएगी कि रीजन्स में हेजेमनीज होंगी, एक सिंगल हेजेमनी वो नहीं होगी। तो जो अब ये हेजेमनी का हम कॉन्सेप्ट एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ख्याल में वैसे पर्सनली पहले अगर सोवियत यूनियन के कॉन्सेप्ट में हम देखें तो उसमें तो एक ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं, सिविलाइजेशन था जिन्होंने हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यूएस के केस में हमें नजर आता है कि वो सिंगुलर हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो अगर हम अपने हिस्ट्री को साइड पे कर दें थोड़ा सा और अपना एक एनालिसिस बिल्ड करें, तो ग्रुप ऑफ सिविलाइजेशंस की हेजमनी क्रिएट होती है वो ज्यादा जिसे कहते हैं बरकरार रह पाएगी, या कोई सिंगुलर स्टेट अपनी हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश करती है तो वो रह पाएगी? असल में ये एक सर्कल है, जैसे कैसर भाई ने भी बताया कि एक कुदरत का भी सर्कल होता है, और वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक सर्कल है, यूनिपोलर एंड देन द मल्टीपोलर। ठीक है, हेजमनी से अब जो हो रहा है वो मल्टीपोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, इमर्ज कर रही है ऑन द ग्लोब। आप देख रहे हैं जैसे कैसर भाई ने कहा कि ईस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, सेंट्रल पावर्स हैं, ये सारे अपने जो पावर्स हैं बढ़ाती जा रही हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है तो कंटेनमेंट की पॉलिसी, और यहाँ पे डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज होता है, ये आप हमें जहन में रखना होगा। जब दुनिया मल्टीपोलर होगी तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज अगर आप अचीव कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पावर किसी तरीके से, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में आप बैलेंस ऑफ पावर अचीव कर लिया है, ठीक है, आपकी रिसेंट स्पैट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड एवरीवन हैव ऑब्जर्व दैट बैलेंस ऑफ पावर गो के बहुत बड़ी उनकी कन्वेंशनल मिलिट्री है, बट ऑन द स्ट्रेटेजिक वेपन्स लाइक द न्यूक्स और ऑन द एयरफोर्स हम अचीव कर चुके हुए हैं। तो अब ग्रुप ऑफ जो हेजमन है वो अमेरिका भी वाजंट अ सोल एज अ हेजमन। आप उसके देखिए, उसके साथ पूरा वेस्ट था, उसने अगर इन्वेड किया है इराक़ को, अकेला नहीं गया था, साथ में नेटो फोर्सेस गई थी। ठीक है, अगर वो अफ़गानिस्तान में है अकेला नहीं गया था, वो नेटो फोर्सेस गई थी। किसी भी पावर को बड़ी पावर उसके अलाइज बनाते हैं, नॉट ऑन अ सोल पावर। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी रीच एक लिमिट तक हो सकती है। एज यू सेड के एंटीडोट क्या आ रहा है कि दूसरा हेजमन इमर्ज कर रहा है, तो फिर अमेरिका का डिक्लाइन की तरफ है। आप देखें चाइना इमर्ज कर रहा है और वो भी अपने अलाइज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अपनी कर रहा है। लेकिन हमें लगता तो यही है ना कि चाइना के साथ अलाइज तो बेचारे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं। नो, पाकिस्तान जैसे ममालिक से क्या मुराद है? इज दैट नॉट अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द? तो मेरे कहने का मतलब कि जो फाइनेंशियली खुद बहुत ही बुरे हालात में हैं इस वक्त, जिनके पास, अब अगर उसकी रीजन अमेरिका है, उसी से तो ब्रेक फ्री करना चाह रहे हैं। आप अब देखें जो हेजमनी है, मिसाल के तौर पे लिबरल हेजमनी, वो रिक्वायर करती है कि पाकिस्तान ईरान से तेल ना खरीदे। क्या पाकिस्तान को अच्छा लगता है कि हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते? इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जियो और जीनो देने वाला फलसफा यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि आप कहते हैं कि आज़ादियाँ हैं, स्टेट सोवरेनिटी होती है। कौन सी स्टेट सोवरेनिटी? आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म होते हैं जब दुनिया से लिबरल हेजेमनी ख़त्म होती है, पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करने के पोजीशन में जाता है, इंटरेस्ट से उसकी जान छूटती है, मुल्क के अंदर जितनी इंटरवेंशन की जाती है बाहर से वो ख़त्म होती हैं। हमारी ये कि हम पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है कि हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री पाकिस्तान की और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये असल में लिबरल हेजेमनी की एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही हैं। तो हेजेमनी के डिक्लाइन से पाकिस्तान फ्री होता है, तो ये तो पाकिस्तानियों को अच्छी लगती है ना बात। लेकिन ये तो इस तरह से नहीं बात हो जाएगी कि एक गरीब है अगर कोई, उसको कहा जाके कि वो तुम्हें तुम्हारा मालिक एक रोटी देता है, मैं तुम्हें दो देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट नहीं करूंगा। इस वक्त तो हमें ऐसे नजर आ रहा है, चाइना हमें नजर आ रहा है। नो सर, यू एक्चुअली हैव टू गो मच डीपर देन दैट। ये तो एक सोशल मीडिया पे एक तासुर किसी ने अगर दे दिया तो दे दिया। चाइना के साथ कौन सा हमारा ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है, या हमारी फॉरेन पॉलिसी, मैं तो कहता हूँ हमें तो बहुत पहले ही हमें प्रो चाइना कैंप में होना चाहिए था। चाइना नेवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम ट्रेडिंग विद इंडिया इवन। चाइना तो खुद ट्रेड करता है इंडिया से, भी करता है। लेकिन अगर हम देखें कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के, इवन सी पैक के ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हमें बाहर से बैरूनी ममालिक से, यूएस वगैरह से या वर्ल्ड बैंक से तो लोन लेने से मना कर दिया, लेकिन खुद इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे हमें दिया है। नहीं, आपको कब मना किया?
नहीं, मैंने कहा मना नहीं किया, मतलब यानी कि आप एक तरह उधर से हमें छुड़वा दिया कि आप वहाँ से ना लें। आपके साथ पता है आप क्या अभी हो भी रहा ले है? रहे हैं। पता है आपके साथ क्या Still हो रहा है? getting there. वो कहते हैं कि इधर बरक़े तपां रख दी, उधर तैग़े आयां रख दी, मोहब्बत ने मेरी हस्ती गज़ब के दरमियाँ रख दी। राइट, नाउ पुशिंग इट फॉरवर्ड कि जो चाइना फ्यूचर में मे भी अपनी कोई हेजेमनी क्रिएट करे, बट आई डोंट थिंक कि चाइना अमेरिका के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगा, बिकॉज इट्स बाउंड टू फेल. इट डजंट इंस्पायर एनीवन, इट कमांड्स पीपल. इनके दुनिया में लिबरल हेजेमनी, आई मीन इफ यू गो मच डीपर इनटू द इकोनॉमिक साइड, आप नोम चॉम्स्की वगैरह को पढ़ें, हु रूल्स द वर्ल्ड एंड सो फोर्थ, तो आपको एक्यूरेट एग्जांपल्स के साथ बताते हैं कि लिबरल हेजेमनी की सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी था कि दुनिया के सर्टन मुल्कों को गरीब रखा जाए, बिकॉज इट हेल्प्स क्रिएट एंड सस्टेन द लिबरल हेजेमनी. कि आपका बांग्लादेश में, कराची के, पाकिस्तान के किसी और शहर में $1 a डे पे काम करने वाला एक आदमी हो कि जो वहाँ के शेल्फ्स को, लिबरल मुल्कों के शेल्फ्स को रिप्लेनिश करके रख सके. अगर वो भी आ जाता है $10 पर आवर पे, इक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो सारा काम ही ख़त्म हो जाता है ना. तो सस्ती पाइपलाइंस बनाना ज़रूरी थी. ये और बात है कि बहुत सी काम सस्ती पाइपलाइन से करके फिर उन्हीं मुल्कों को महंगी बेची जाती थी. वो अपनी जगह पे एक बात है. आई मीन वन हैज़ टू, अगर ये लतीफ़ा है कि मेरे फैसलाबाद में जो आई वुड इमेजिन 300-400 रुपये की शायद एक जीन्स बन जाती होगी, वो वापस मेरे ही फैसलाबाद में जब नेक्स्ट या किसी और बड़े लेवल के साथ आती है तो हज़ारों रुपये में हो रही होती है. ये बातें आज नहीं, ये 500 साल के बाद समझ आएंगी जब दुनिया तारीख पढ़ेगी, यार ये बेवकूफ़ी भी होती थी. एक और चीज़ भी देखने की, आप देखें कि ये पूरा सिस्टम जो मॉडल बना है, ये बेसिकली फ्री मार्केट पे बनाया गया है. ठीक है, अब फ्री मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इवन आपका यूएस प्रेसिडेंट भी कंट्रोल नहीं कर रहा चीज़ों को. देयर आर द बिग कॉरपोरेशन सिटिंग इन द वॉल स्ट्रीट, इन द कॉरपोरेट ऑफिसेस, जो कंट्रोल कर रहे हैं. अब जहाँ पे पैसा और बिजनेस आएगा, वहाँ के ऊपर, वहाँ जो है, वहाँ पर क्लैशेस भी होंगे, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा. तो ये सारा पैसा जनरेट करने के लिए किया जा रहा है. और अगर आप देखते हैं, अब असल में दो चीज़ें हैं. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप देखते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, वहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं. एक, द वन इज़ द रियलिज्म एंड द अदर वन इज़ द लिबरलिज्म. अगर आप इन दोनों को सामने रख लें, फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सस्टेन करने वाला है और कौन जो है फॉल करने वाला है. अब बेसिक आइडिया क्या है? रियलिज्म का बेसिक आइडिया कि जो प्राइमरी एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो स्टेट है. और स्टेट कैसे परसू करती है? स्टेट नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती है और सेल्फ सिक्योरिटी को, सर्वाइवल को. और इसकी वो बेस लेते हैं ह्यूमन नेचर से. ह्यूमन नेचर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्टेड है. ठीक है, और इसी को बेस बनाकर जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो अनार्किक है और एवरी स्टेट विल गो फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इवन ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर. अब लिबरलिज्म या लिबरलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, कॉपरेशन हो सकता है, जो ह्यूमन नेचर है, दे कैन बी कलेक्टिव प्रोग्रेस. ठीक है, स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं एज अ एक्टर, बट लेकिन वो कहते हैं रोल जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF, वर्ल्ड बैंक एंड द यूनाइटेड नेशंस और द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल. उसका रिजल्ट आप देख लें, उन्होंने कोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स का जो जजेस थे उनके वारंट निकाल दिए, लेट गेट देम, अरेस्ट देम एंड गेट देम टू अस. सो आप इसके ऊपर एक सिस्टम बेस कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर जिसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जिसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, और वो अपने ही क्लेम्स के खिलाफ है. आई मीन वन ऑफ द प्राइम जो ऑब्जेक्शंस हैं या क्रिटिसिज्म आपके हैं जॉन मर्शहैमर का, जो रियलिस्ट है बाय द वे, कि लिबरलिज्म में तो उसके अंदर वन ऑफ द फीचर्स जो है वो तो इंडिविजुअलिज्म है, लेकिन लिबरलिज्म बजाते खुद एक कलेक्टिविस्ट आइडिया है. डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल है समझने में. तो लोग समझते हैं कि ये जियो और जीने दो, ये वो वगैरह. नहीं भाई, वो कहते हैं ऐसे जियो, ऐसे जियो. सो यू कैन चूज एनी कलर सो लॉन्ग एज इट्स ब्लैक. काला होना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी अपनी है. अब कंज्यूमरिज्म किस आइडियोलॉजी का, किस पॉलिटिकल फिलॉसफी का हिस्सा है? लिबरलिज्म का ना, फ्री मार्केट का है. लेकिन कंज्यूमरिज्म है क्या? जोन्स इफेक्ट क्या है कि यू हैव टू बाय जो आपके पड़ोसी ने खरीदा हुआ है. जब रोल मॉडल्स आपके फिल्म इंडस्ट्री और इस यहाँ से उठा के कि देखो उसका
हैंड बैग देखो, उसकी जीन्स देखो, उसके जूते देखो, देन यू कलेक्टिवली कन्फॉर्म टू दैट आइडिया। दैट इज़ अचीव थ्रू कंज्यूमरिज्म। और ये तो एक हम इकोनॉमी की और सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे यही कलेक्टिविज्म अचीव किया जाता है थ्रू यूनाइटेड नेशंस। स्टेट सोवरेनिटी अगर है तो यूनाइटेड नेशंस क्यों फिर? यूरोपियन यूनियन क्यों? और यूरोपियन यूनियन ये सारा ये लिबरल हेजेमनी के प्रोडक्ट्स है ना। डेफिनेटली तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में तो यही तय किया गया था कि यूरोप वाले मिलकर दे अमेरिका आर को द सपोर्ट टूल्स करेंगे बेसिकली टू इम्प्लीमेंट दैट हेजेमनी। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट है, माइंड यू हम बात कर रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड एवरीथिंग एल्स, लेकिन कलेक्टिविस्ट आइडिया ये इतना ज़्यादा है और ये अपने नज़रियात के इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। या इट्स अ पार्लियामेंट, इट कांट मेक लॉज, इट कैन नॉट। कानून बनाते हैं कमीशन और काउंसिल वाले, वो हर मुल्क ने अपने अपने भेजे हुए होते हैं, वो उनके प्योर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये सिविल सर्वेंट्स बैठ के कानून बनाते हैं, फिर पार्लियामेंट जाके उस पर एट बेस्ट अपनी राय दे देती है, या फलां फलां चीज़ अगर इसमें चेंज करते हैं एट बेस्ट, वो भी जब वो उनको हो कि यार हम भी मैटर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक रबर स्टैम्प है, हाँ ठीक है ये कानून बन गया। अनइलेक्टेड लोग हैं जो पूरे यूरोप के लिए कानून बना रहे हैं। तो ये सारी जो होता ना कि इसने क्यों फेल होना था, और ये इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी है जो मर्शियामर का मैंने बताया कि ये आज़ादियों के साथ कलेक्टिविस्ट आइडिया है, सो दैट्स वाई इट इज़ बाउंड टू फेल। ये एंटी डेमोक्रेटिक है डिस्पाइट द फैक्ट कि डेमोक्रेसीज़ को ज़्यादा ये प्रमोट करता है। और टू क्वाउट पैट्रिक डनीन के लिबरल्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको डेमोक्रेसी उस वक्त तक अच्छी लगती है जब तक उसे लिबरलिज्म प्रमोट हो। अमेरिका में डेमोक्रेटिकली वहाँ पे एक एंटी लिबरल पावर आई है, तो ऑल ऑफ सडन लिबरल्स को ये डेमोक्रेसी भी अच्छी नहीं लग रही। बिल्कुल सीरियस प्रॉब्लम्स विद इट। लेकिन अब आप फिर इसका तो मतलब ये है कि जिस तरह अभी आके भाई ने बात की है, कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं, तो फिर हम नहीं कह सकते कि किसी नेशन की सोवरेनिटी की बात हो रही है या नेशन की, जिसे कह सकते हैं ना आपके हेजमनी क्रिएट हो रही है। फिर तो आप ये कह लें कि 2 बिजनेस ग्रुप्स हैं या 3 बिजनेस ग्रुप्स बैठे हुए हैं बेसिकली, कि उन तीनों के दरमियान आपस में एक रेस लगी हुई है कि किसकी ज्यादा प्रोडक्ट सेल होती है या किसकी ज्यादा मार्केट में हेजमनी क्रिएट होती है। अब इस सिनेरियो के अंदर यूएस के पास सबसे ज्यादा, अगर यूएस के पीछे भी आप देखें कोई है कॉर्पोरेट, तो व्हाट वाज द मोस्ट या व्हाट इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल टूल जो यूज किया गया इसकी हेजमनी क्रिएट करने के लिए? Wars, sorry, आपकी sorry. Those were definitely, as कैसर भाई said, कि wars. हमारी जो नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है, आई वुड लाइक, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि वो देखें। हमने आपको बाजू पकड़ लेना क्योंकि आप एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। So, अगर आप वो एपिसोड देखेंगे, नेक्स्ट 7 एपिसोड है, इट्स टोटली ऑन दैट, हाउ द US military industrial complex have created a other economic model, a total complete economic model. किस तरीके से जंगें की जाती हैं, उन जंगों से पैसा जनरेट होता है, उस पैसे को कैसे कॉरपोरेट में तकसीम किया जाता है, और फिर उस जंग के बाद बाकी कॉरपोरेट, एक तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गया, डेफिनेटली जंग शुरू होगी वो थ्राइव करेगा, ठीक है। अब जंग चल रही है, जंग ऑलमोस्ट डीप हो गई है, उसके बाद बाकी कॉरपोरेशंस, जब अब जैसे लेट्स से इराक आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, हाउ कम्स कि उसके बाद कौन सी कंपनीज आई जिन्होंने ऑयल के ऊपर बैठ के, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरी नेम ऑफ द कंपनीज हु गेट द बेनिफिट इन द इराक और इवन द लीबिया। तो वो कौन सी कंपनी, एक अदर सेक्टर ऑफ द कॉरपोरेट, ठीक है, वो बेनिफिट लेगा। फिर उसके बाद रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने अफगानिस्तान में भी देखा, ईरान, लीबिया, एवरीथिंग। फिर एक और जो सेक्शन है कॉरपोरेट का, वो एंटर होता है। इस तरीके से ये थ्राइव करते हैं। आप देखें US बजट, डिफेंस बजट कहाँ तक चला गया। आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ कर बहुत शोर मचाते हैं कि वो डिफेंस बजट ये खा गए, कुछ नहीं मिला। $858 बिलियन फॉर द US बजट। और मज़े की बात है, आपका जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है, आपकी आर्मी कंट्रोल करती है, उनके पास जाता है, और US बजट उनकी आर्मी के पास नहीं जाता, वो जाता है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। लॉकहीड मार्टिन के पास जाएगा, रिथियन के पास जाएगा, वो जाएगा बोइंग के पास। पैसा अवाम की जेब से निकला और वो पैसा निकल के कॉर्पोरेट की जेब में चला गया। जैसे आपने कहा नेशन की नहीं सर, इस पे आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल ले लीजिएगा जी,
कि अमेरिका में जब सदारती इलेक्शन होते हैं तो कौन सी कॉर्पोरेट्स उनको सपोर्ट करती हैं? सेम कॉर्पोरेट 130 मिलियन 130 मिलियन दे इतना बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया में। और ये पब्लिक हो रहा है, सबसे मजे की बात है ये पब्लिक हो रहा है। और ना पब्लिक, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। 130 मिलियन की उन्होंने ये फंडिंग किया, किसकी? आपकी पॉलिटिकल कैंपेन की। लॉबिस्ट की अलग है, जो लॉबिस्ट फंडिंग है वो इससे अलग है। इट कलेक्टिवली ओवर द 200 मिलियन US डॉलर। तो इसको और अगर हम आसान करते हैं कि लॉकहीड मार्टिन क्यों सपोर्ट करेगा फॉर एग्जांपल ट्रंप की और XYZ किसी भी सदर की उसकी कैंपेन की, वो क्यों पैसा लगा रहा है? इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कि तुम दुनिया में ज़्यादा जंगें कराओगे तो हमारे जंगी जहाज़ ज़्यादा बिकेंगे। सो वी आर सपोर्टिंग, वी आर प्लेसिंग आवर बेट ऑन यू। जो दूसरा है वो शायद इतना डायरेक्ट ना हो, लेकिन जंगें तो सारे जो सदूर हैं उन्होंने की है ना। तो अब जो पूरी गेम है, जो पूरी यानी डॉक्यूमेंट्री का पूरा एक सेक्शन जो आके भाई ने इस पे किया है कि टैक्स पेयर का पैसा जो डिफेंस के लिए मुख्तस होता है वो कॉरपोरेशंस को जा रहा है। वही कॉरपोरेशंस फिर उन जो सदर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी पैसे से कर रहे हैं। नई जंग आती है, इकॉनमी उससे बूम होती है, इसलिए कि यही कंपनीज वहाँ पे जाके इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वहीं पे जाके इनको नए एवेन्यूज़ मिलते हैं, उससे और पैसा जनरेट होता है। फिर ये अगले महाज की तरफ चल पड़ते हैं। किसी भी जगह पता चलता है कि कोई नई चीज़ दरियाफ्त हुई है, लिथियम फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो कॉपर की कितनी अहमियत है दुनिया में, बट समथिंग विच इज़ सीन एज वैल्यूएबल, तो अचानक उनको होता है कि दे नीड डेमोक्रेसी, चलो वहाँ पे चलते हैं। अंशभाई के लिए एक पैटर्न है, आप देखिए 2021 में अफगान वार ख़त्म होती है, ठीक है। अब आप उनके रिमार्क्स चेक करें, उनकी परेशानी चेक करें, जो कॉर्पोरेट है इनका, मिलिट्री इंडस्ट्रियल का, ठीक है, उनका रेवेन्यू कम हो रहा है। अब देखें, लेकिन आफ्टर 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है, दे जस्ट स्टार्ट अगेंस्ट मिलिट्री। और जैसे कैसे साहब ने पॉइंट आउट किया कि इनकी जो पॉलिटिकल डोनेशंस हैं, दिस इज़ जस्ट अ वन टूल, दिस इज़ जस्ट अ वन प्रोडक्ट और अ फैक्टर। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या, आप देखिए फ्रॉम द 2009 टू द 2021 more than 500 military officials and the Pentagon officials and the military officials at the level of the general, यानी कि generals और Pentagon के military officials इन्हीं companies में, like the Boeing और the Martin और all the defense companies जो हैं, इनमें वो as a executives गए हैं, as a lobbyist गए हैं, as a consultant गए हैं। आप पहले कांग्रेस में सर्व करते हो, आप पहले आर्मी में सर्व करते हो, वहाँ पे बैठ के आप एक सर्टन पॉलिसी को पुश करते हो, फिर आप रिटायरमेंट पे जाते हो, रिटायर होने के बाद आप उन्हीं कंपनीज में वापस चले जाते हो जिनके लिए आपने वो पॉलिसीज़ बनाई थी। फिर आप वहाँ पर बैठ के जो आपके कोलीग्स पीछे छोड़ कर आए हैं, उनके इन्फ्लुएंस को यूज़ करके उसी सर्कल को आगे बढ़ाते रहते हो। मोर देन 500 फ्रॉम 2009 टू 2021। लेकिन इसका मतलब तो फिर ये है कि अब हमारे पास अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम वॉर्स का देखें यूएस का, तो मुसलसल नाकामी ही हो रही है, उनको जहाँ भी जाते हैं मुंह की खा के वापस आ रहे हैं। ज़बरदस्त पॉइंट। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ये सर्कल तो चलता चला जा रहा है। मिलिट्री का जो कम्प्लेक्स है, जो आर्म्स प्रोड्यूसर हैं या इस तरह की चीजें हैं, वो स्टिल फिर ऐसे लोगों को ला रही हैं। अगर हम ट्रम्प का देखें तो फिर इसको तो फिर इस तरह से देखना चाहिए ना। मेरे ख्याल में सवाल से इतना थोड़ी कर पाया कि ट्रम्प तो कहते नहीं मैंने एवैक्यूएट करवा लेना जहां जहां मेरे सोल्जर्स बैठे हुए हैं, मैंने नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर उनको फिर पीछे से मिलिट्री कम्प्लेक्स ही सपोर्ट कर रहे हैं, अब इसमें फिर यही बात बचती है कि यहाँ तो इसकी आड़ में बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आप if not forgetting the name of the general, वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर आर्मी जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ है उनसे क्वेश्चन होता है इन 2007 कि वॉर ऑन टेररिज्म कैसे ख़त्म होगी, कैसे जीतेंगे। तो वो कहते हैं कि मिलिट्री कॉर्पोरेट साइज़ जो आपकी ये बगावत है, इससे ऐसे नहीं निकला जा सकता। सर, जंग जीतना कभी मकसद है ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जंग जीतना मकसद नहीं है, उसको प्रोलॉन्ग करना मकसद है। आप 2000 में आते हैं, 2001 में अफ़गानिस्तान में आते हैं, आप 2020 साल तक बैठते हैं, इराक आज तक, लीबिया आज तक। अगर जंग ख़त्म हो जाएगी, देखें जब जंग प्रॉफिट हो, व्हेन वॉर इज़ द प्रॉफिट देन पीस बिकम्स द लॉस। जब जंग आपका नफ़ा बन जाती है ना, तो अमन आपका घाटे का सौदा बन जाता है। बट प्रॉफिट फॉर होम, फॉर द कॉर्पोरेट्स। वही लोग जो इंटरनेशनल हेजेमनी के जो इंस्टिगेटर्स हैं उन्हीं के लिए है। कैन वी एक्सपेक्ट कि द सेम फाइनेंसर या कॉर्पोरेट्स वो कल को इस ग्रुप को चेंज करके किसी और ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दें? कौन से अगर फॉर एग्जांपल यूएस है, अभी इस टाइम यूएस, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि यूएस की एज में नहीं है, कल को सपोज करें चाइना एज मर्ज कर जाता है,
ठीक तो है, क्या यही सेम फाइनेंसर उस तरफ जा सकते हैं, टिल्ट करेंगे? वाई दे वुड गो? चाइना में इनके जितने बड़े बड़े फाइनेंसर्स किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है। उन्होंने BMW की शक्ल की BMW बनाई हुई है, उन्होंने गूगल से बड़ा सर्च BYD। इंजन बनाया हुआ है, उन्होंने हर चीज़ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट उसका बनाया हुआ है। अमेरिका को है ये टिकटॉक वगैरह बैन करें, जिसका ताल्लुक चाइना से है, फलां से है, फलां से है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। पर व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि देखें, एक कुदरत का निज़ाम होता है ना। ऐसा नहीं है कि जब ये कॉर्पोरेट्स वगैरह नहीं थी तो उस ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में डिफरेंट टाइप बिजनेस हुआ करते थे। रोम की भी जो इतनी उनकी मैसिव एक्सपेंशन जो उसकी हुई है, तो जूलियस सीजर ने आके उनका वो पॉलिटिकल सेटअप ख़त्म किया था। उससे पहले तो वहाँ पे उनकी जो सेनेट बैठती थी वो भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड लोगों की थी। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे वो, जो फैसले करते थे एक्सपैंड कहाँ करना है, कहाँ कब्ज़े करना है, तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज होते थे वो उसके। तो जूलियस सीजर ने आके सिस्टम ख़त्म कर दिया। उसने कहा तुम सारे खाते हो मिल के, नहीं मैं अकेला खाना चाहता हूँ, राइट। ठीक है, उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एक नया रोम हमारे सामने आया जो प्योर डिक्टेटरशिप पे था। बड़े बड़े उनके बादशाह उसके बाद आए। कहने का मतलब यह है कि जंग को हमेशा कुछ लोग होते हैं जो स्पॉन्सर किया करते हैं, हमेशा होता है। अब चूँकि जो लिबरल इकॉनमी है ये बहुत मैसिव लेवल पे जा चुकी है, तो अब हमें फॉर्मल इदारे बहुत बड़े बड़े नज़र, इंडिविजुअल्स नहीं हैं। सो द पॉइंट इज़ कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो कभी स्पॉन्सर रहे हों, नहीं सॉरी, सो द पॉइंट इज़ कि जो स्पॉन्सर है वो हमेशा रहा है, कभी वो इंडिविजुअल की सूरत में रहा है। आज जो लिबरल इकॉनमी है इतनी मैसिवली एक्सपेंड करी, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, तो अपनी जगह पे, लेकिन पिछले भी तो डिक्लाइन पे गए थे ना, ये भी डिक्लाइन पे चले जाएंगे। ये कुदरत का एक प्रोसेस है, यू कैन नॉट हैव इट फॉर। और इसकी सबसे बड़ी जो इसका सबूत है वो ख़ुद इनके अपने लिटरेचर में मौजूद है। 1990s का फुकुयामा का जो प्रोडक्ट है, 1992 का एंड ऑफ हिस्ट्रीज इन द लास्ट मैन, आइडिया ये था कि अब चूँकि 1991 में सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, तो एंड ऑफ हिस्ट्रीज द आइडिया, जो फिलॉसफी पॉजिट कर रही है कि अब रहती दुनिया तक अब ये लिबरलिज्म ही है। बट देन isn't that interesting कि सेम फुकुयामा की अभी 2-3 साल पहले किताब आई है, लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स, कि जो उन्होंने परसीव किया था ना वो सारे का सारा ही गलत हुआ। एंटी आइडिया भी उसके कुछ साल बाद ही आ गया था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद। आई थिंक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाज एक्चुअली, उसको जिस इदारे को मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, रैंड कॉरपोरेशन, द सेम रैंड कॉरपोरेशन ने एक्चुअली जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसको रिफ्यूट कर दिया था कि इट्स नॉट अ क्लैश। ये लेकिन वो ये पॉजिट कर रहे थे कि दुनिया की बहुत बड़ी मुस्लिम रियासतें ऐसी हैं जो सेकुलर हैं, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन का क्लैश है कि एक तरफ सेकुलरिज्म है, एक तरफ इस्लाम है, दिस क्लैश डजंट एग्जिस्ट, बट व्हाट दे वर रेफरिंग टू वाज कि जैसे बाथ पार्टी है मिसाल के तौर पे, कि वो इराक़ में भी रही, वो सीरिया में भी रही, कि वो मुस्लिम्स थे लेकिन वो सेकुलर्स थे। तो उनका आइडिया ये था कि ये क्लैश नहीं है, इसमें तदबीक हो सकती है, ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं और हमें उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। फिर बाद में पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग आए जो उस नज़रिए को प्रमोट कर रहे हैं, इस्लामिक सेकुलरिज्म दिस तरह दी अदर, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। या लेकिन आप फिर भी कह सकते हैं ना कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाज, यू नो, इट वाज अ डिफरेंट प्रोडक्ट व्हिच वाज क्लैशिंग विद अनदर प्रोडक्ट। यस, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फुकुयामा वर्सेस फुकुयामा, वही आदमी जो एंड ऑफ हिस्ट्रीज की बात कर रहा है, वही अब लिबरलिज्म के डिसकंटेंट पे किताब लिख रहा है, बिकॉज ही सो कि हमने जो सोचा था वो सारा फेल हो गया। एंड आई थिंक इट वाज मोस्ट इंट्यूशन बेस्ड था वैसे भी, इट वाजंट एकेडमिकली सपोर्टेड एट ऑल। अच्छा आकिब भाई, मुझे ये बताइएगा कि केलों के बागात की क्या कहानी है इस सब सीक्वेंस के अंदर? या दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। असल में जब हम अभी बात कर रहे थे जैसे कॉर्पोरेट कैसे इन्वॉल्व होता है पॉलिसी मेकिंग में, कैसे पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। सो द ईयर वाज 1954 एंड द कंट्री वाज ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला में बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी थी, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। दे हैव अ मैसिव बिजनेस देयर ऑफ द बनानास, यानी कि केले प्रोड्यूस। वैसे देखने को एक केले की पैदावार का आम सा बिजनेस था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा डीप था उस कंट्री में, ग्वाटेमाला में। तो होता क्या है कि वो
इंक्रीज़ करते हैं, अपने फुटप्रिंट को पूरे कंट्रीज़ में फैला देते हैं। यानी कि अब डेफिनेटली एक कंट्री में अब कंपनी आई है, वो केले प्रोड्यूस कर रही है वहाँ पे, अब डेफिनेटली उसे फील्ड्स चाहिए, ठीक है, वो फील्ड्स के लिए वो ज़मीनें हासिल करना शुरू की हैं। अब उनके ऊपर उनके केले के बागात लगना शुरू हो गए, और बहुत सारी फील्ड्स उसमें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर बागात नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ओन करती है वही कंपनी। फिर वहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी मूव होता है, एक नया लीडर आता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद बिकॉज ऑल द rather than the United Fruit Company, other corporation were also extracting the sources of that country. लेकिन पब्लिक डिसाइड करते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट हमारा जिकोबो, इसको वी विल इलेक्ट दैम। वो इलेक्ट होता है। अब वो थोड़ी सी एक रिफॉर्मिस्ट सोच के साथ आगे डिसाइड करता है कि जितनी लैंड पड़ी हुई ऐसी जो अनयूज्ड है, इसको बेसिकली ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब दैट वाज अ बिग हिट टू द यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो कि एक अपना पूरा एक अलग से साम्राज्य बना के बैठी। एक साम्राज्य अमेरिकन साम्राज्य जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, फिर छोटे छोटे साम्राज्य इनकी कॉरपोरेशंस के हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। तो वो हिट होती है जब फिर जो वॉशिंगटन है वहाँ से ऑपरेशन लॉन्च होता है ग्वाटेमाला के अगेंस्ट, ऑपरेशन पीपी सक्सेस। ऑपरेशन का नाम है बकायदा, पीपी सक्सेस। उसमें क्या होता है, फिर आप फंड करते हैं, आप फंड करते हैं, वहाँ पे इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं। तो ग्वाटेमाला के साथ उसका हमसाया मुल्क है होंडुरास, वहाँ पर एक बागी फ़ौज तैयार की जाती है बाकायदा, उन्हें फ़ंड किया जाता है, असला दिया जाता है, और वहाँ पर इंसर्जेंसी क्रिएट की जाती है। उन बागियों के नाम पर CIA के पायलट से बमबारी करवाई जाती है, सिर्फ उसको रिवर्स करने के लिए। वो लैंड रिफॉर्म्स जो जिकोबो ने किए थे उनको रिवर्स करने के लिए। फिर विद इन डेज़ एंड द वीक्स वो गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और वहाँ पर एक जो डिक्टेटर है, मिलिट्री डिक्टेटर, उसको मुसल्लत कर लिया जाता है। दैट्स द थिंग जो कैसर भाई बात कर रहे थे कि आप लिबरलिज़म, डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर पूरी दुनिया में अपना प्रचार करते हैं, और आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते, डिरेल करते हैं। वो जो उस वक्त 1954 का जो ग्वाटेमाला का प्राइम मिनिस्टर था, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अगेंस्ट सपोर्ट किया एक मिलिट्री डिक्टेटर को, और आपने उसे मुसल्लत कर दिया सिर्फ एक कंपनी के एक साम्राज्य को बचाने के लिए। और मज़े की बात यह है कि फिर जब बाद में पता चलता है, उसके डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट निकलते हैं जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे US के, और फिर उनके जो CIA के चीफ थे डेलिस, जो थे एलन डेलिस के, और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यानी कि वज़ीर ख़ारजा, दोनों के डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट निकलते हैं उस कंपनी के साथ, और आपने उसको ख़त्म कर दिया। दैट्स द होल स्टोरी। आप जाएँ, ये शुरू होता है 1953 मुसद्दिक इन द ईरान, एंड देन 54 इन द ग्वाटेमाला, देन इट कम्स टू द Congo in like 60s, then it comes to the Chile. It goes on, it never ends, like till date, आज तक। लेकिन फिर इस सब के बावजूद अगर हमें ये लगे कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है इनकी, फिर भी अभी तक डिस्पाइट इतना पैसा भी लगाया जा चुका है वॉर्स के अंदर, इतनी एलिमिनेशंस भी करवाई जा चुकी हैं, थ्रोन्स भी लोगों के कभी किसी को दिए गए, कभी निकाले गए, हमें फिर भी इनकी ओवरऑल हेजमनी नज़र नहीं आ रही इस वक्त। इस वक्त तो हेजमनी टूट रही है ना, इस वक्त नहीं नज़र आएगी आपको। हेजमनी नज़र आएगी इनकी 2000 पीक वर्स, जैसे कैसर भाई ने पॉइंट आउट किया था 1991 द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। आप उसके बाद देखें कहाँ पर किसी ने डिसेंट भी किया हो इनके साथ, और जिसने डिसेंट किया उसका अंजाम देखे। उसके साथ डिसेंट किया सद्दाम ने, इवन एट द स्टार्ट सद्दाम वाज प्रो अमेरिकन। कुवैत वॉर के बाद उसका कोई एक बंदा उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, पूरी एक कंट्री कोई भी, इवन द लीबियंस, द कज़ाफ़ी स्टूड अप, और कज़ाफ़ी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। दैट वाज द हेजमोनिक एरा। अच्छा, किसी स्टेट के अंदर डायरेक्टली खुद इंटरवीन करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इंपीरियल इसके अंदर अपना साम्राज्य कायम करने के लिए, या किसी के थ्रू कंट्रोल करना ज़्यादा? आई वुड से कैसे भाई, इट्स केस टू केस डिफ़र करता है, सेट फार्मूला नहीं है उसका। जहाँ पे आप एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, मिसाल के तौर पे टिपिकली हमने ये देखा कि वहाँ पे तो ये किसी न किसी प्रॉक्सी के ज़रिए ही करते हैं, NGOs के ज़रिए करते हैं, रिबेलियन क्रिएट कर देते हैं। जो मुल्क बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं होते जहाँ पे ये जा सकते हैं वहाँ चले भी जाते हैं। इराक़ की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद है कि वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप है कि आप बाथ पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते अंदर से,
तो उसका फिर एक तरीक़ाकार ये कि आप बाहर से चले हैं। अफ़गानिस्तान में भी हमने ये देखा है। आमतौर पे ये इनडायरेक्ट पॉलिसी वो ज़्यादा बेहतर है। और ये चीज़ जहन में रखें कि इनकी बड़ी जंगें तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद 5 ही हैं, जिसमें 4 में शिकस्त हुई है अमेरिका को। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हर जंग में इनकी है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ अ सिंगल इवन स्कर्मिश से लेकर बड़ी जंग तक जिसमें ये शामिल ना हो। बैक एंड पे कुछ ना कुछ तो इनका चलता है। तो वो जो इस तरह की जो जंगें ये करते हैं उसमें इवन कुछ अर्सा पहले जो प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक नया चैप्टर दुनिया में खुला, जो टू माई अंडरस्टैंडिंग कल्मिनेट होता है ये जो जंग हुई थी अज़रबैजान और आर्मीनिया की, इस पे वो चैप्टर बंद हुआ। उससे पहले तो जितनी भी जंगें थीं वो सारी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हो रही थी। ऑल ऑफ सडन हमारे सामने, चले आप हिज़बुल्लाह वगैरह का तो कह सकते हैं पहले से थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमारे सामने आईसिस आ जाती है। ऑल ऑफ सडन हमारे पास ये TTP के कितने और हैं कि अब जितनी भी जंगें हैं वो ग्रुप्स के ज़रिए करी जा रही थी जो दुनिया को डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा था। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी कंट्री जहाँ पे इस तरह के रिबेलियस ग्रुप्स पाए जाते हों और उसके पीछे इन लोगों का हाथ ना हो। सो इट डज़ डिफर ऑन केस टू केस बेसिस, बट वन थिंग विच इज़ कंसिस्टेंट कि ये मौजूद हर जगह पे होते हैं। अच्छा, ये अभी हम कॉर्पोरेट्स की बात भी कर रहे थे कि बेसिकली तो उनके इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन किसी जगह पे इंटरवीन करना और फिर वहाँ से इवैक्यूएट करना, ये सोलली हमारा वाइट हाउस वगैरह उनका डिसीजन होता है या इस डिसीजन के पीछे What does it mean to evacuate करना? That's always, अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो बहुत से मसाइल वैसे हल हो जाते हैं। एक है आपकी मिलिट्री का इनखला, मिलिट्री इवैक्यूएशन, वो एक स्टेप है। लेकिन अगर आप वहाँ पे अपने बीज बो के आ गए हैं, इदारे अपने खड़े कर दिए हैं, आपकी बैंकिंग सिस्टम आपका आ गया है, कॉर्पोरेट आपकी वहाँ पे चली गई है, तो इनखला तो कभी भी नहीं हुआ ना। इसको कहते हैं रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट। हर जंग के बाद 15-20 साल का एक रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है। वो जो रीबिल्डिंग होती है वो इराक की हो, ईरान की, अफगानिस्तान की कोशिश की चले, वो तो 2-2.5 हफ्ते में काम नहीं चला। उसे वियतनाम कोई भी है, वो दे ट्राई टू डू इज़ कि मिलिटरीली अपना काम पूरा करने के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी के लेके आने के बाद उसके बाद फिर कॉर्पोरेट्स है, वो तो इनखला ये कभी भी नहीं चाहते हो। कोई ज़बरदस्ती करा ले, जैसे अफगानिस्तान ने करा दिया, तालिबान ने करा दिया। इट्स द ओनली एग्जांपल इन द होल वर्ल्ड। इसके अलावा कहीं भी देखें हर जगह पे अभी तक मौजूद हैं। फौजी अड्डे बनते हैं, कॉर्पोरेट्स होती हैं। और इवन अफ़गानिस्तान वाला भी दैट्स सो मच इंटरेस्टिंग कि उन्होंने प्लान इस तरह नहीं किया था। दे नेवर प्लान दिस वे। उनका प्लान तो यही था कि लेट गेट द मिलिट्री आउट ऑफ इट, और जो वहाँ पे हमने क्रिएट कर दिए हैं लाइक द नॉर्दर्न अलायंस एंड बड़ा असला दे के आए थे कि आपने तालिबान को रोकना है ये, और फिर वो असले की सप्लाई जारी रहनी थी। दैट अ सॉर्ट ऑफ थिंग के जिसमें जो वेपन सप्लाई है वो जारी रहे, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस का, उसकी जो इकोनॉमी है वो जनरेट होती रहे। अब एज्यूम करें कि इतनी जल्दी ख़त्म ना होता अफ़गानिस्तान का ये जो काबुल में सरीना वाली जो आपकी द टी वाज फैंटास्टिक, दैट कुड नेवर हैव इफ हैपेंड। इमेजिन करें जिसके 5 फ्लोर पे ISI वाले बैठे हुए थे। सो अगर वो ना होता, अगर रेजिस्ट करती जो अफ़गान मिलिट्री थी और साथ में नॉर्दर्न साइड से नॉर्दर्न अलाय, तो कितना आज तक असला और आ जाना था अमेरिका से, और कितनी एक पूरी सिविल वॉर की सिचुएशन अब तक होनी थी। दैट वाज द सिचुएशन के जो हुआ है। और आपको पूरे वर्ल्ड में और कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी जहाँ पे इनका फुटप्रिंट ख़त्म हुआ हो आफ्टर द वॉर। इट्स द ओनली सोल एग्जांपल दैट इज़ अफ़गानिस्तान। अच्छा, मैं जब ये हेजमनी की बात करता हूँ, वैसे एक मेरा क्वेश्चन है कि हम अपना निकाल दें कि हम लोगों के क्या बिलीव्स हैं या क्या हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं, तो हेजमनी क्रिएट करना, इज इट गुड और बैड? कैन नेवर बी गुड। तो कहते हैं जब और ऑब्वियसली द सब क्वेश्चन हैज़ टू बी के जो हेजमनी की आप बात करते हैं उससे मुराद क्या है। रीजनल बेसिस पे किसी ना किसी का तसल्लुत रहेगा, ये तो हमने एज फार बैक एज पॉसिबल वी गोइंग टू द ह्यूमन हिस्ट्री, वो तो हमें नज़र आता है। लेकिन आप अपने निज़ाम को दूसरे पे मुसल्लत कर दें और दूसरे की एग्जिस्टेंस को ही आप डिनाई कर दें उसके निज़ाम की, तो ये तो एक अनसस्टेनेबल सिस्टम है, तो दुनिया में कहीं भी नहीं चलेगा। सोवियत्स भी इसीलिए कोलैप्स हुए थे, अमेरिकन हेजेमनी भी इसीलिए कोलैप्स हो रही है। हाँ, इसके अलावा हमें एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं। वन ऑफ द रीजंस कि रोमन इतना अरसा लंबा उनका कई 100 साल रहा कि उन्होंने बाकी कल्चर्स को सबवर्ट नहीं किया, कल्चर्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया। आई मीन देयर इज़ अ रीज़न कि हेड्रियंस वॉल मैनचेस्टर में है, आज भी उसके रूम्स मौजूद हैं कि वहाँ तक वो सल्तनत है, और इस तरफ से नॉर्थ अफ्रीका में उनकी सल्तनत थी,
लेकिन मैनचेस्टर के लोग और नॉर्थ अफ्रीका के लोग डिफरेंट ही रहे हैं। इट वाज नॉट एक सिंगुलर सिस्टम उन पे इम्पोज करने की कोशिश नहीं की गई। इवन हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, कल्चर इम्पीरियलिज्म नहीं हुआ, वो नहीं था। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, देयर वाज अ टाइम कि इस्लामिक सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उस वक्त दुनिया की 60% क्रिश्चियन पॉपुलेशन इस्लामिक रूल के अंदर रह रही थी, लेकिन हमने क्रिश्चियनिटी को सबवर्ट कभी नहीं किया, एक्नॉलेज किया। फ्रीडम थी, बात का जो भी था वो आपका अपना सिस्टम है। हाँ, ऊपर एक नेशनल सिस्टम सबके लिए है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के लिए। प्रॉब्लम अमेरिकन हेजेमनी, ये जो लिबरल हेजेमनी है, वो ये है कि उन्होंने लिबरलिज्म को एक प्रोजेक्ट के तौर पे पूरी दुनिया में बज़ोर ताकत इम्पोज करने की कोशिश की। दैट कैन नेवर बी एडवोकेटेड फॉर। इसकी कोई हिमायत नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि सिर्फ जो पहली इराक वॉर है, सिर्फ उसके बाद की अगर बात करें तो जो ट्रेड एम्बार्गोज़ लगे हैं, वहाँ पे अद्वियात ना पहुँचने की वजह से, बेसिक नेसेसिटीज़ की किल्लत की वजह से जो बच्चों की शहादतें हुई हैं वो 7-8 लाख की हैं। सेफ फिगर 5 लाख बताया जाता है। इट्स एक्चुअली मोर दैन दैट। ईरान में भी ऐसे ही है। तो इस तरह की हेजेमनी को कौन एक्सेप्ट करेगा? नो। पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मसले आज ख़त्म हो जाते हैं अगर हम ईरान वगैरह से तेल लेने, रशिया से तेल लेना, यार क्या मसला था। इंडिया भी ले रहा है। एंड द ट्यूडर्स, मतलब आज की न्यूज़ है कि अब पाकिस्तान अमेरिका से तेल लेगा एंड इट विल कम ऑल द वे टू द टैक्सेस। टैक्सेस से तेल आएगा, वो टैक्सेस से तेल आएगा पाकिस्तान एट द कराची पोर्ट। नहीं, दैट वोंट शेल ऑयल होगा वो, आई थिंक, एंड दैट्स नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ द ऑयल, आई बिलीव। वेल, वो अपनी जगह पे उन्होंने एक चीज़ रखी थी, आई एम नॉट श्योर कि ट्रम्प के बाद वो क्या शेप उसकी बनेगी। जो शेल ऑयल के जो रिज़र्व हैं अमेरिका में, वो एक्चुअली सऊदी अरब से ज़्यादा हैं। या वन ऑफ द रीजंस उन्होंने कभी निकाले नहीं थे कि अगर हम सऊदी अरब या बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके कंपेरेटर बन जाते हैं तो फिर हमारी दुश्मनी बन जाती है ना, फिर हमारा वहाँ पे असर रसूख कम हो जाता है। तो वो उन्होंने एक बैकअप प्लान के तौर पे रखे हुए थे। लेकिन जो ट्रम्प की डी स्केलिंग की पॉलिसी है, उसके बाद वो उनको ज़रूरत है या नहीं है, अब वो कंपटीशन में आए ना आए, आई डोंट, उसका हम कह नहीं सकते वो किस तरफ जाएगी। लेकिन जो ट्रम्प है ना, इन मैनी वेज ये कोमोडोस की तरह है। कोमोडोस इज़ द गाय हु इज़ एट्रिब्यूटेड कि रोम के डिक्लाइन की बुनियाद उसने रखी थी, राइट। एंड इट वाज इन जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी बड़े मज़े की हैं। इवन ऑन अ लाइटर नोट कि कोमोडोस जो है वो अरेना में, कोलिजियम में उसने फाइट भी की थी। ओके। WWE में ट्रम्प भी कर चुका है। दिस इज नॉट अ सीरियस पॉइंट ऑब्वियसली, लेकिन इनकी जो मुमासलत है ना खुद सरी की, ये वो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर कोमोडोस के बाद रोमन सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन पे चली गई थी। सो वी कैन ड्रॉ सम कंपेरेबल्स, देयर आर सम पैरेलल्स देयर। तो इसकी जो पॉलिसी है वो अब शेल ऑयल को, पहले तो उन्होंने सारे रिजर्व को रखा हुआ था बैकअप के लिए, लेकिन अब उस वक्त तो आइडिया था ना कि हमने कंटिन्यूली दुनिया में अपना कब्जा जारी रखना है। लेकिन अब डी स्केलिंग के बाद उसकी क्या अहमियत रह गई है, आई थिंक दैट रिमेंस टू बी सीन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये हेज मनी क्रिएट करने के लिए जितनी भी स्ट्रगल्स की जा रही होती हैं, जितने भी प्लान्स बनाए जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं, या पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लेते हैं, तो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ किस हद तक मैनिपुलेट होती हैं, करवाई जाती हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट उन स्टेट्स के ऊपर या उन कंट्रीज़ के ऊपर फिर क्या आता है? हेजेमनी तो यही होती है ना। एक देखें, एक है बज़ोर ताकत आपने अपने आप को इम्पोज कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। वो सिस्टम तो 1945 में कोलैप्स होना शुरू हो गया था। होम रूल की बातें जगह जगह हो रही थी। इनफैक्ट आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में जिसका जिक्र किया है, जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, वो उसकी तो बनाने का मकसद ये था कि अब हमें इनडायरेक्ट हमने अपनी एक साम्राज्य क्रिएट करना है। ये बड़े बड़े इदारे जैसे ये वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, ये सारे उसी के तो हैं ये। तो उसमें जो मेजर है आपकी आज़ादी का, वो ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में आप कितने आज़ाद हैं, और जो आपकी डोमेस्टिक जो लेजिस्लेटिव आपके पास एक प्रोगेटिव है, उसमें आप कितने फ्री हैं। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी फ्री है वो सबको पता है, और हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी इतनी फ्री है कि हम इस्लामी सज़ाएं इस वजह से नहीं दे सकते कि हमारा एक्सेस GSP+ का ख़त्म हो जाएगा। अब ये बज़ौर ताकत नहीं है, लेकिन ये एक कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज़्म है, कंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप ना चाहते हुए भी वही चाह रहे हैं जो चाहा जा रहा है कि आप चाहें।
मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस अभी जो एग्रीकल्चर का फेस किया हमने पिछले साल और इस साल, एंड दैट आल्सो ड्यू टू द IMF कि आपकी गंदम परचेज़ नहीं की, वीट परचेज़ नहीं की गवर्नमेंट ने और किसानों को उसकी प्राइस नहीं मिली। उसकी रीज़न बिकॉज IMF डायरेक्शंस थी या कि गवर्नमेंट जो वीट है वो परचेज़ नहीं करेगी, लेट इट बी द फ्री मार्केट। सो आपकी डोमेस्टिक में इस कदर तक और आपका फिर पूरा एक 60% ऑफ द जो पॉपुलेशन है। वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन, ओके लेट्स मेक इट फ्री मार्केट, लेकिन फ्री मार्केट में फिर गवर्नमेंट कौन होती है रेट तय करने वाली? 2200-2500 रुपये मन। वो नहीं किया ना इस दफ़ा, दैट्स द रीज़न के इस दफ़ा भी तो हुआ है नहीं, रेट प्राइस नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ख़ुद परचेज़ करती है इसलिए एक प्राइस सेट करती है। इस दफ़ा और पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने ख़ुद परचेज़ नहीं की इसलिए प्राइस सेट नहीं। वो फिर मार्केट में जो प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से आई, अगेन ये मेरे लिए एक न्यूज़ है, माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि गवर्नमेंट ने तो ये जो हुआ था 3,250 रुपये कुछ, बाद में कुछ हुआ जब बहुत ज़्यादा लो चली गई थी प्राइसेस, जब आड़ती और दूसरे फिर उन्होंने मैनिपुलेशन स्टार्ट की, देन गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट इवन कम्स इन द एक्शन के कम अज़ कम एटलीस्ट दिस। बट उससे पहले एक स्पोर्ट गंदम प्राइस होती है हमेशा ना, उसे हम स्पोर्ट वीट प्राइस कहते हैं जो गवर्नमेंट परचेज़ करती है और उसके ऊपर यह है कि किसान के एक्सपेंसेस सारे उसका मैयर करके एक स्पोर्ट प्राइस दी जाती है। लेकिन IMF सेड कि नो, यू कांट सपोर्ट दैम। तो इट मीन्स कि इस टाइम पर करंटली अगर हम अपनी सिचुएशन देखें, दो हाथियों के दरमियान तो पिस तो हम लोग रहे हैं। अगर आप देखें ना कि हम पे इल्ज़ाम तो यही आता है, अगर हम इंडिया की तरफ बात करें कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर इंडिया को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन्फ्लुएंस लगती है अमेरिकन विजन से। तो इसमें पाकिस्तान फिर आपको किस जिसे कहना चाहिए ना गोल में खड़ा हुआ नजर आ रहा है? सर इवन इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल गेट इन्फ्लुएंस। आप उनको देखो 25% टैरिफ क्यों लगा है? उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से कि यू आर डूइंग ट्रेड विद द रशिया बट नॉट विद द अमेरिका। बट माय रीडिंग इज कि पाकिस्तान विल डिपार्ट अवे फ्रॉम टू द यूएस हेजेमनी। कितने टाइम में? ये तो जाहिर सी बात है कि ये कोई लीनियर प्रोसेस तो नहीं होता ना। ये तो होता है कि बाज़ औक़ात आपको कोई बात माननी पड़ती है, बाज़ औक़ात होता है आप नहीं मानते। सो ये तो बेसिकली इस तरह से जाएगा ना। बट इफ़ यू लुक एट द सर्टेन पॉइंट बैक इन टाइम यू विल सी दैट यू आर मच डिफरेंट। अब डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि वी डिड सम डर्टी वर्क फॉर यूएस, तो भाई इनकी तो एक लाइन नपी तुली हुई होती है। ये किसी पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इंडिकेशन है ना ये, और ये एक बयान है, इस तरह के और कई बयानात हैं। और फिर इतना ज़्यादा अमेरिका का हमारे आर्मी चीफ साहब को बुला कर के बताना आई लव हिम एंड आई लव पाकिस्तान एंड आई डिड। उन्होंने कुछ देखा ना कि हमारे हाथ से कुछ जा रहा है, एहसास ज़िया तो उनको है डेफिनेटली। और जंग में भी इतना ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ओपनली कह रहे हैं अमेरिका बोले कि इंडिया के इतने त्यारे गिर गए और ये हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की लाइन को परसू किया आफ्टर द जंग के बाद यानी कि उन्हें अमेरिकन लाइन परसू नहीं की है, सॉरी इंडियन लाइन परसू नहीं की है। यस, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग हैपनिंग beneath the surface। और पाकिस्तान के आप जो डिफेंस आप देख लें, डिफेंस लाइनअप है जो पाकिस्तान की मिलिट्री डिफेंस लाइनअप है, अगर उसको भी देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान निकल रहा है। कंप्लीट कब निकलेगा कांट से, बट पाकिस्तान ऑलरेडी निकल रहा है। आपके जो डिफेंस आप just see the J-10C, JF-7 Thunder you used against the India and the missiles used the Chinese. What was the American in there or the Western? आप बिल्डअप कर रहे हैं, आपकी मिलिट्री जो बिल्डअप हो रही है ऑलरेडी वो चाइनीज़ वर्जन्स हो रही है, आप वेस्टर्न वर्जन नहीं बिल्डअप कर रहे। इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी है, क्योंकि हमारी जो JF-17 थंडर की जो ये मैन्युफैक्चरिंग है ये एक्चुअली अमेरिकन पॉलिसी डिपार्चर है जो 90s में स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि अमेरिका के थे कि F-16 ने उन्होंने पैसे भी ले लिए, दिए भी नहीं, और ये दिए उनके ऊपर बड़े वो हद भी लगा दी कि फ़लाँ चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान फेल्ट कि यार हम इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सो दे क्रिएटेड दैट न्यू आइडिया कि हमें इस पे अपनी डिपेंडेंस चाहिए, और फिर JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट हुआ और पाकिस्तान का अपना जो 5th जनरेशन आई थिंक 2029 तक तो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले चाइना वाला आ जाएगा। तो दीज आर दी एक्चुअल इंडिकेटर्स जो जिस डिपार्चर की मैं बात कर रहा हूँ। And once you are out of the defense influence, फिर आप सब कुछ निकल जाएंगे। And I would imagine ये ऐसी बात है जिसको आप साबित नहीं कर सकते इसलिए कि ये हुआ नहीं है। So it's आप कह सकते हैं it's a speculation, but I like to think it's a qualified speculation
कि अगर 9/11 वाली बात ना होती और अमेरिका अफ़गानिस्तान में ना आता तो पाकिस्तान शायद बहुत ज़्यादा डिपार्ट कर चुका होता। वो तो दहशतगर्दी की जंग में ज़बरदस्ती पकड़ के डाल दी और पाकिस्तान का बहुत कुछ जो लेट 90s से हो रहा था उसको अंडू वो हो गया, पर नाउ पाकिस्तान इज़ बैक ऑन ट्रैक। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आकिब भाई ने बड़ा थॉरली एक्सप्लेन भी किया है अपनी सीरीज़ को, और आई वुड सजेस्ट कि हमारे नाजरीन जो है इनकी सीरीज़ को देखें ताकि थॉरली अंडरस्टैंड भी कर सकें कि किस तरह से ये नज़रियात जो हैं उनको फैलाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी पर्पज़ के गेन के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है स्क्वायर पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।